हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। वैसे क्या हो रहा है, दिवाली के सेलिब्रेशन के मूड के बीच में बाजार की वॉलेटिलिटी हमें घबरा रही। कभी लग रहा है कि पोर्टफोलियो की चमक थोड़ी कम पड़ जाएगी क्या, फिर लगता है नहीं नहीं सब कुछ तो ठीक चल रहा है। वैसे जब दिवाली जैसा मौका आता है, साल में एक बार ये त्यौहार जब आता है, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा पिछले साल की दिवाली से अपने पोर्टफोलियो की ग्रोथ को मेजर करते हैं, लेकिन साथ ही में हमारी नज़र रहती है अगले साल पर भी। और जब सवाल निवेश का आता है तो सभी जानना चाहते हैं कि अगले संवत 2081 में आपको कहाँ निवेश करना है, किन सेक्टर्स में पैसा बनेगा, क्या निवेश के तरीके को बदलना है। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। यूएस में चुनाव, बढ़े हुए जियोपॉलिटिकल टेंशन, ईरान इजराइल की भिड़ंत, गोल्ड और सिल्वर की एक तरफा रैली, चाइना का स्टिमुलस, एफआईआई का निकलना, और हम भारतीय बाजार का मूड देख रहे हैं कि डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उसे कहाँ रहना है। तो आप एज ए निवेशक अभी क्या करें, इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और मेरे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, डीएसपी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कल्पेन पारक जी। थैंक यू सो मच कल्पेन सर, वेलकम टू मनी 9। सबसे पहले हैप्पी दिवाली। और मुझे लगता है कि जब बहुत सारा नॉइज हो ना, तो इस नॉइज को कट करने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिए आगे की राह तय करने वाले हैं। तो शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने। हैप्पी दिवाली टू यू सर। हैप्पी दिवाली आपको और आपके सभी दर्शकों को। सर, अभी कोविड के बाद हमने एक वन साइड रन अप देखा बाजार में, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि पॉज मोमेंट की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। फिर लग रहा है कि नहीं 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 सब कुछ ठीक है, फिर लग रहा है कि नहीं कुछ खराब है। आपको क्या लग रहा है, क्या बेयर मार्केट का ऑनसेट आप देख रहे हैं? प्रियंका 98 से मैंने शुरू किया है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना और हर साल नए लर्निंग्स मिलते हैं। 98 से आज 2024 में 26 साल हुए हैं। 26 साल में मेरे पास कभी भी क्लैरिटी नहीं थी ऑन डे वन कि अगले एक साल में क्या होने वाला है। कि क्या ये बुल मार्केट है या बेयर मार्केट है, क्या ये साइडवेज मार्केट है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि इक्विटीज में मार्केट्स वन थर्ड ऑफ द टाइम राइजिंग होता है, वन थर्ड ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है और वन थर्ड ऑफ द टाइम ट्रेंड नीचे होता है। ऑलमोस्ट इक्वल टाइम मार्केट स्पेंड करता है। जैसे पूरे साल में गर्मी सर्दी और बारिश में वन थर्ड टाइम स्पेंड होता है, तो सेम मार्केट्स का है। सिर्फ फर्क यह है कि जब जब बाजार राइज करता है उसका क्वांटम इज हायर देन द पीरियड्स ऑफ फॉल, एंड विच इज वाई ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर इज प्रोग्रेस। और बाजार में 15 से 16% का पिछले 20-25 सालों का रिटर्न बना है। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी पहले से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि अगले एक साल या 2 साल में क्या होने वाला है। आप अंदाजा ये लगा सकते हो कि क्या बाजार महंगा है या सस्ता है, क्या बाजार फंडामेंटली कंपनीज को सही तरह से वैल्यू कर रहा है, या मंदी का वैल्यूएशन दे रहा है वो भी गलत है, या बबल का वैल्यूएशन दे रहा है वो भी गलत है। अगर बीच में है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर बाजार सस्ता वैल्यू कर रहा है तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और महंगा वैल्यू कर रहा है तो थोड़ा हमें हमारे डिसिप्लिन को बढ़ाने की जरूरत है। एज वी सिट टुडे, इस बार पिछले काफी महीनों से हम सब यही बता रहे हैं कि बाजार कंपनियों को ज्यादा ऑप्टिमिज्म से वैल्यू कर रहा है और एक वन साइडेड अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा है। और जब जब ऐसा होता है तब तब बाजार का रिस्क बढ़ जाता है, और इसीलिए निवेशकों को ऐसे माहौल में डिसिप्लिन बनना ज्यादा जरूरी है। हमें ध्यान में रखना है कि पैसा गलत स्टॉक्स में या गलत एसेट क्लास में ना लगाए, क्योंकि पिछले 4 सालों में बहुत अच्छी एक वन वे तेजी हुई है। लोगों ने डाउन साइड्स देखे नहीं है, लोगों ने फ्लैट मार्केट्स को देखा ही नहीं है, स्पेशली जिन्होंने पिछले 4 साल में पहली बार इन्वेस्ट करना शुरू किया है। तो मेरा ये मानना है कि बाजार महंगा है और थोड़ा हमें हमारे डिसिप्लिन को टाइटन करने की जरूरत है। आपने अभी जैसे कहा, आपकी जो नेत्रा की एक आती है रिपोर्ट, अक्टूबर की रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, उसमें यही कहा गया कि इक्विटी में निवेश करने वाले 4 में से 3 इन्वेस्टर ने कभी गिरावट का दौर देखा ही नहीं है। फिर उनको अभी आप क्या सलाह देना चाहते हैं जिन्होंने कभी गिरावट या सपाट बाजार नहीं देखा है? उनको अभी आपकी तरफ से निवेश का क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे कल्पेन सर? प्रियंका, जब छोटा था और साइकिलिंग सीख रहा था तो किसी ने बोला कि इस तरह से साइकिल चलानी चाहिए। लेकिन उससे सीखना नहीं होता है। चला के गिर के संभल के उठ के उसी तरह से हम सीखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टिंग में भी जनरली हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं।
ना कि किसी और के बातों को सुन के। इसके बावजूद मैं फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ ये बताने के लिए, और जो हमने नेत्रा में बताया है कि वन वे मार्केट को एक्सपेक्ट मत कीजिए। बाजार का जो नियम है, जो नेचुरल ऑर्डर है, वो फ्लक्चुएशन है। द ओनली ट्रूथ ऑफ मार्केट्स इज दैट इट फ्लक्चुएट्स। द ट्रूथ वी हैव लर्न पिछले 4 सालों में, जो जिसको हमने सच मान लिया है, वो ये है कि बाजार को तो हर महीना ऊपर जाना होता है और हमें रिटर्न बना के देना होता है। और ये सच नहीं है, ये जस्ट एक टेम्पररी फेज है बाजार का। उतार चढ़ाव आएंगे और जाएंगे। इन्वेस्टरों को ध्यान में रखना है कि जब बाजार नीचे भी होगा तब हम कैसे बिहेव करेंगे, तब हम कैसे हमारी एसआईपीज को शुरू रखें, तब हम कैसे करेक्शन का उपयोग करें पोर्टफोलियो में और ज्यादा यूनिट्स ऐड करके लंबे समय के हमारे जो गोल्स है उसको कैसे हम फुलफिल कर सके। लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न मार्केट 12 से 13% देता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, लेकिन अगर हमें उससे 2-3% ज्यादा कमाना है तो तभी पॉसिबल है जब हम मंदी में भी ना घबराए और इन्वेस्टमेंट अपने चालू रखें। तो इन्वेस्टर्स को मैं यही कहूंगा कि पिछले 4 साल में जो देखा है वो अच्छा नसीब था हमारा। अच्छे आपके करेजियस डिसीजंस थे कि कोविड के बाद आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेकिन ध्यान में ये रखिए कि 3 या 4 साल में वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। वेल्थ क्रिएट होती है जब आप 20-25-40 सालों के लिए अपने पैसे को डटे रहने देते हो, और उससे पैसा कंपाउंड होता है और मल्टीप्लाई होता है। 1-2-3 साल के रिटर्न से थोड़ा बहुत अपने अकाउंट स्टेटमेंट में अच्छा दिखेगा हमें, लेकिन उससे वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। तो खाली एक्सपेक्ट करिए कि बाजार में फ्लक्चुएशन आएगा और जाएगा, आपको यहाँ पे ही रहना है, इस छोड़ के नहीं जाना है। अगर ये माइंडसेट आप बिल्ड कर सकते हो, और जब जब बाजार गिरता है तब और नया पैसा लगाने की आप में अगर क्षमता है, तो आप बहुत ही अच्छे निवेशक बनोगे और अपने फ्यूचर्स को आप सुरक्षित कर पाओगे। ओके, सो लॉन्ग टर्म इज द आंसर। आपके सारे दुखों का एक जवाब है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। लेकिन हमारे अभी पिछले 4 साल के हीरो रहे स्मॉल और मिड कैप। मैं चाहूँगी वो चार्ट हम फिर से दिखाएं। अभी हम नेत्रा वाला जो चार्ट दिखा रहे थे, बहुत ही स्टार्टलिंग नंबर्स हैं। स्मॉल कैप में मार्च 2020 में 4 करोड़ इन्वेस्टर अकाउंट थे, जो कि जून 2024 में 16 करोड़। जो सी द राइज जो है वो 296% का रहा है। और क्या हुआ, पास रिटर्न देकर के निवेश करने वालों को लगा कि भैया अगर आपको ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है स्मॉल कैप और मिड कैप, लेकिन फिर वैल्यूएशन को लेकर भी कंसर्न हुआ। सेबी को हमने एक्ट करते हुए देखा इस साल कि भाई इसमें जो है आप सभी कंपनियों को जो है कैसे मंथली अब रिपोर्ट देनी है। तो ये स्मॉल कैप और मिड कैप यूनिवर्स, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। और इसमें जब निवेश करते हैं, निवेश करता है कोई, तो उनको आप क्या बोलते हैं कि बातों का ध्यान रखना है? प्रियंका, इसमें ना थोड़ा अलग से जवाब दूंगा इसका। स्ट्रेट आंसर विल बी एन इनकम्प्लीट आंसर। पैसा लार्ज कैप मिड कैप या स्मॉल कैप से नहीं बनता है, ना ही पैसा लार्ज मिड या स्मॉल से टूटता है। पैसा बनता है अच्छी कंपनीज को अच्छे भाव पे खरीदने से, या पैसा टूटता है खराब कंपनी और खराब भाव या महंगे भाव पे खरीदने से। अच्छी कंपनी को भी अगर महंगे भाव पे खरीद लिया तो काफी समय ऐसा होता है कि स्टॉक 20-30-40% से गिरता है या 5-6 साल रिटर्न नहीं देता है। तो पहले तो हमें यह समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग रिटर्न्स इज नॉट मार्केट कैप ड्रिवन, इट इज फंडामेंटल ड्रिवन अराउंड द बिहेवियर ऑफ अ कंपनी एंड द क्वालिटी ऑफ अ कंपनी, और हम क्या भाव पे खरीदते या बेचते हैं। दूसरा ये है कि पर्टिकुलरली जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो स्मॉल कैप क्यों होती है, क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती है, इनकी इंडस्ट्रीज छोटी होती है। तो जब जब इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते हैं तो जो सशक्त कंपनीज होती है वो बड़ी होती है, दे आर एबल टू नेविगेट बेटर, वो सर्वाइवल उनका बेहतर होता है। जबकि छोटी कंपनीज की सर्वाइवल स्किल्स कम होती है। आज एक ग्रोन अप आदमी लाइफ में अगर मुश्किल आती है तो जो ग्रोन अप आदमी है वो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से उसको उसमें से निकल पाएगा, लेकिन छोटी कंपनीज या छोटे बच्चे के लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए स्मॉल और मिड कैप में हमें ध्यान में रखना और भी ज्यादा जरूरी है कि कंपनीज की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। पिछले 4 सालों में ये हो रहा है कि लोग सिर्फ रिटर्न देख के पैसा लगा रहे हैं, और ये रिटर्न आ चुके हैं। ये जो पुराने रिटर्न है वो जरूरी नहीं कि वो आगे के रिटर्न होंगे। आप अगर 25-30 सालों का स्मॉल कैप इंडेक्स का या स्मॉल कैप फंड्स की भी एवरेज रिटर्न्स के नंबर्स देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न तो सिर्फ 10 या 12% है। 2008 के पीक से आज तक 11% का रिटर्न है। अच्छे स्मॉल कैप फंड्स ने 15 से 16% दिया है। पिछले 4 साल में जो 40 से 50% रिटर्न है, ये इसीलिए मिला है क्योंकि 5 साल पहले स्मॉल कैप में एक बहुत बड़ी मंदी हुई थी। 2017 से 20 में स्मॉल कैप
फंड्स 30 से 50% से नीचे गिरे थे, तो वो सस्ते हो चुके थे। तो जिन्होंने मंदी में पैसा लगाया था उनके लिए ये रिटर्न जायज है। आज तो हम तेजी में है, तो यहां से आगे चल के जो लॉन्ग टर्म रिटर्न स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, सभी का जो लॉन्ग टर्म मार्केट का एवरेज रिटर्न 12 से 16% के बीच में रहता है, उसी रेंज में आएगा। दूसरा ये जानना जरूरी है कि हर 5 6 6 साल में स्मॉल कैप में करेक्शंस भी होते हैं, और करेक्शंस लार्ज कैप से ज्यादा होते हैं। तो जब जब ये करेक्शन होंगे, वो बुरे कंपनीज में ज्यादा होंगे, वीक कंपनीज में ज्यादा होंगे। तो दिवाली का टाइम है, जैसे हम हमारे घर को क्लीन करते हैं और साफ करते हैं, आपको आपके डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियोज में खोल के देखना है कि क्या आपकी कंपनीज की क्वालिटी अच्छी है। अगर कंपनीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इस तेजी का फायदा उठाइए, जो ऊपर महंगे भाव में आप अपना माल बेच सकते हो, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो को इंप्रूव कर सकते हो, तो उसे आपको करना चाहिए। जैसे दिवाली क्लीनिंग करते हैं, उसी तरह से पोर्टफोलियो में अगर स्टॉक्स में वीक स्टॉक्स है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पिछले 2 3 सालों में वीक स्टॉक्स में भी पैसा लगाया है। अब बहुत सारे कंपनीज जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, कंपनीज प्रॉफिट्स नहीं बनाती है, दे हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। इंडिया में जो टॉप 10 शेयर होल्डर्स की अगर आप लिस्ट देखेंगे, there are many companies which over the last 10 years have not made total profits, but such companies have 50 60 lakh shareholders। आज हमारे फ्लेक्सी कैप फंड, जिसकी 27 साल की हिस्ट्री में 20% CAGR रिटर्न दिया है, उस फंड में 3 लाख इन्वेस्टर्स है। तो मैं आपको खाली कॉन्ट्रास्ट बता रहा हूं कि अच्छे अच्छे फंड्स है इंडस्ट्री में जिनके पास 3 5 10 लाख इन्वेस्टर्स है, लेकिन वॉलेटाइल कंपनीज, लॉस मेकिंग कंपनीज के पास 50 से 60 लाख रिटेल शेयर होल्डर्स है। इसका और पिछले 2 3 सालों में इन कंपनीज ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अपने पास पोर्टफोलियो को क्लीन करके सेफर बनाने का। ओके, ये तो डायरेक्ट इक्विटी वालों को आपने सलाह दिया। मुझे ये बताइए कि इस गिरावट में जो हमने इस महीने देखी है, म्यूचुअल फंड में जो निवेश करते हैं वो भी थोड़ा सा अभी हर्ट हैं, पेन वहाँ पर भी उनको भी नज़र आया होगा, उनके रिटर्न्स पर भी असर पड़ा होगा। तो उनको आप क्या सलाह देंगे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, उनके पोर्टफोलियो को क्या रिव्यू करने का ये सही समय है, और कैसे रिव्यू करें? आप क्या करना चाहेंगे किसी के पोर्टफोलियो को दुरुस्त करने के लिए? आप कहेंगे दीज आर द रेड फ्लैग्स जिनको आप एलिमिनेट कीजिए। तो देखिए, जैसे पहला पॉइंट तो ये है कि सबसे पहला रेड फ्लैग जो हमें एलिमिनेट करना है, वो हमारे आशाओं का और एक्सपेक्टेशन का है। हमने पिछले 1 महीने में सिर्फ 6 से 8% का करेक्शन देखा है म्यूचुअल फंड स्कीम्स की एनएवी में। ये तो कुछ भी नहीं है। रियल करेक्शन जो होता है वो 30 से 50% होता है, और वो कभी हमारा घर नॉक करके नहीं आता है। दिवाली हमें पता होता है कि अक्टूबर और नवंबर में आती है, लेकिन तेजी और मंदी कब आती है ये पहले से कब पता नहीं चलता। इसलिए इसलिए पहले तो हमें जस्ट बिकॉज 8 या 9% का करेक्शन हुआ है कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर हमारा उद्देश्य ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का है, तो ये करेक्शन आएंगे और जाएंगे, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अगले 3 महीने 6 महीने 1 साल में पैसे की जरूरत है, तो आप बिल्कुल आज के इस तेजी का फायदा उठा के पैसा निकाल लीजिए। तो ये पूरा जो जवाब है मेरा डिपेंड करेगा आपका गोल क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है, तो उसके ऊपर तय करना है आपको कि पैसे को रखना या निकालना है। दूसरा, जो लंबे समय का इन्वेस्टर है, उसके लिए तो हर करेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, हर 2 3 साल में जब करेक्शन आता है, तब अगर आपने ज्यादा पैसा लगाया, तो लॉन्ग टर्म रिटर्न में आप 1 या 2% का और एडिशन कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि पिछले 4 साल में 80% इन्वेस्टर्स जो जुड़े हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज के बाजार में ये हर करेक्शन पे उनके एसआईपी के इंस्टॉलमेंट्स लगेंगे और ज्यादा यूनिट्स खरीदने मिलेगा। और ये सबसे एक बहुत अच्छी सीख मैंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब से, मुझे 10 साल लगे थे इस एक पैराग्राफ को पढ़ के समझने में, और आई विश ये मैंने डे 1 पे सीखा होता। उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा है, और ये अमेरिका के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में था, कि हम हैमबर्गर्स खाने वाले देश में हैं, तो वुड वी वांट पोटैटो प्राइसेस एंड ब्रेड प्राइसेस टू राइज और फॉल? एंड द आंसर वाज वी वांट प्राइसेस टू फॉल। सेम वे, एज अ कंट्री ऑफ एसआईपी इन्वेस्टर्स, हम तो यूनिट्स खरीदने वाले लोग हैं, हम यूनिट कलेक्ट करने वाले लोग हैं। तो हमें एनएवी बढ़ती अच्छी लगनी चाहिए या घटती अच्छी लगनी चाहिए? हमारे पहले 10 साल के फेज में जो अक्यूमुलेशन का फेज है, आइडियली वी शुड सेलिब्रेट करेक्शंस, वी शुड नॉट सेलिब्रेट राइजिंग मार्केट्स। तो जो इन्वेस्टर रिटायर हो रहे हैं उनके लिए मंदी खराब है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स जुड़े हैं और काफी हद तक 20 25 30 साल के उम्र के लोग जुड़े हैं, उनका तो ये पहला, मैं मानूंगा उनके लिए अमृतकाल होगा, अगर यूनिट्स उन्हें ज्यादा मिले कम एनएवी में।
सस्ते में अमृतकाल मिल जाएगी। राइजिंग एनएवी में नहीं होता है, फॉलिंग एनएवी में होता है। तो करेक्शन को आप एम्ब्रेस कीजिए, उससे घबराइए मत, आप खुश होकर और पैसा लगाइए, और 10 साल के लिए आप पैसे को साइड पे रखिए। हर दिवाली रिव्यू करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो अब मुझे ये बताइए कि 2500 प्लस स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड की। ऐसे में अगर कोई अपने लिए निवेश के लिए स्कीम चुनता है तो बहुत माथापच्ची, भैया कौन सी स्कीम मेरे लिए अच्छी, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा कितने एक्सपर्ट्स कहते हैं 5 to 7 स्कीम्स इज़ इनफ आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। तो कैसे कोई स्कीम्स को चुने? क्या अगेन फाइनेंशियल गोल आपको कितने समय में हासिल करना है, उसी से आप तय करेंगे कि आपको किस तरह की स्कीम लेना चाहिए? इक्विटी ओरिएंटेड लें, इक्विटी डेट के मिक्स हाइब्रिड स्कीम्स लें? आप ये कैसे मेरे लिए डिफाइन करेंगे एक पोर्टफोलियो को अगर तैयार करना है किसी नए इन्वेस्टर को? तो आप डीएसपी के सीईओ को अगर पूछेंगे कौन सी स्कीम लेनी चाहिए, तो मैं तो ये बताऊंगा कि डीएसपी की स्कीम लेनी चाहिए आपको। और इसके उपरांत ये सवाल की मैं एक एनालॉजी देता हूँ। आप किसी डॉक्टर को टीवी पे बुलाते हो और पूछते हो कि हम कौन सी दवाई लें, और बाजार में 50,000 अलग अलग दवाई बनती है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सी दवाई लेनी है? तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर की जरूरत है, मेरी नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं दवाई बनाने वाला हूँ। तो आपको पहले तो एक अच्छा एडवाइजर आपके पास होना चाहिए, जो आपके लिए क्या सही है, आपके टाइम होराइजन को समझ के, आपके हर गोल के ऑब्जेक्टिव को समझ के, और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपकी वॉलेटिलिटी को झेलने की क्षमता कितनी है, उसके हिसाब से आपको गाइड कर सकता है। मेरे घर में आज 5 लोग हैं, और हमारे पांचों के अलग अलग एसेट एलोकेशन है। अब ये अलग बात है कि ऑल मनी इज इन डीएसपी फंड्स बिकॉज आई वर्क इन डीएसपी, लेकिन स्कीम्स अलग अलग हो सकती है। और ये मायने नहीं रखता कि आपने कौन से स्कीम में पैसा लगाया। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपका एसेट क्लास कौन सा है। लंबा अगर 10 साल का टाइम होराइजन है तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ले लीजिए। अगर 5 साल का टाइम होराइजन है तो हाइब्रिड फंड्स ले लीजिए। 3 साल का टाइम होराइजन है तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स ठीक है। और 3 साल से कम का होराइजन है तो एनी डेट फंड और आर्बिट्राज फंड आपके लिए सही है। ये एक बहुत ही क्रूड तरह से आपको मैं बता रहा हूँ, बट पर्सनली अगर ये आपका शो 50 लाख लोग, 1 करोड़ लोग देखने वाले हैं, तो 1 करोड़ यूनिक पोर्टफोलियो बनने चाहिए, बिकॉज हर कस्टमर की, इन्वेस्टर की नीड अलग है। और ये सवाल बेस्ट है अगर कोई एडवाइजर आपको, हर आदमी को एब्सोल्युटली, गाइड करे। पर्सनल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है ये। एब्सोल्युटली बिना एडवाइस के निवेश नॉट नहीं कीजिए। और बहुत ही साफ गोई से सर ने कहा कि देखिए मैं तो जो सामान बना रहा हूँ वही तो बेचूंगा। आखिरी में कल्पेन सर, बीते संवत के हीरो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पीएसयू, डिफेंस, बैंक्स। अब आगे के लिए कौन से वो सेक्टर हैं जिन्हें आपको लग रहा है आप वॉच आउट करने वाले हैं? तो प्रियंका, ब्रॉडली पहले तो इक्विटी एसेट क्लास थोड़ा महंगा है, तो इसीलिए मेरा पहला जवाब ये होगा कि मल्टी एसेट हीरो रहेगा, या हाइब्रिड फंड जो है ये हीरो रहेंगे। एक स्टेटिस्टिक आपको देता हूँ, 2000 में भी बाजार में तेजी हुई थी, 99-2000 में, और हमारा बाजार 22-25 के पी पे था। सिमिलर फेज 2008 का था। 2000 से आज तक 24 साल में हाइब्रिड फंड का रिटर्न, 70-30 हाइब्रिड फंड का रिटर्न 100% इक्विटी फंड के जितना ही था। तो रिस्क कम रख के भी आपको बाजार जितना रिटर्न मिल गया, क्योंकि आपने बाजार के महंगे दौर में पैसा लगाया था। इसी तरह से 2007 और 8 में जब पिछले 4 साल में बहुत ज्यादा तेजी हुई थी, अगले 5 से 7 सालों में इक्विटी से ज्यादा हाइब्रिड फंड ने सिमिलर या बेटर रिटर्न दिया था, रिस्क एडजस्टेड भी और एब्सोल्यूट भी। आज भी हमारा मानना यह है कि हाइब्रिड फंड्स शुड बी अ मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो देन एन इक्विटी फंड। अब विद इन दैट सेक्टरली हमें क्या अच्छा लगता है, रिलेटिवली हमारे पोर्टफोलियोज में बैंक्स, जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स है, बड़े बैंक्स है, जिन्होंने पिछले 3-4 साल में उनके स्टॉक प्राइस ने उनके एफडी से कम रिटर्न दिया है। There are some banks where their equity share has earned less than what their FD investor has earned. So these are the banks जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। कुछ सिलेक्ट एनबीएफसीज है, ये हमारा प्रिफर्ड सेक्टर है। इसके अलावा हेल्थ केयर और फार्मा हमें अच्छा लगता है, हमें ऑटो सेक्टर अच्छा लगता है। प्रिंसिपल, सो ये इंपॉर्टेंट नहीं हमें क्या अच्छा लगता है, क्यों हमें अच्छा लगता है ये मैं आपको बताऊंगा। हमें अच्छा जनरली वो लगता है जो लो साइकिल में हो, जिनके भाव नीचे गए हो या कहीं नहीं गए हो, जो तेजी में चले हैं। जी नॉर्मली 99% इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जिनका पिछले 1-2 साल का रिटर्न अच्छा होता है वहां पैसा लगाते हैं, और वो सबसे गलत तरीका है पैसा इन्वेस्ट करने का। जहां पे रिटर्न पिछले 1-2-3 सालों में रिलेटिवली कम है और उन कंपनीज में प्रॉफिट्स राइज हो रहे हैं, या कंपनीज की
फंडामेंटल्स अच्छी है, वहां पैसा लगाने में ज्यादा फायदा होता है। तो आज की तारीख में बैंक्स, हेल्थ केयर, ऑटो, ये हमारे तीन प्राइमरी सेक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स वी रन डाइवर्सिफाइड फंड्स, ऑल अदर सेक्टर्स आल्सो आर पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। ओके, ऑल राइट। सो हाइब्रिड, बैंक्स, ऑटो, ये कुछ है आपके पसंदीदा सेक्टर जहां आपकी नज़र रहेगी। साथ ही में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी कल्पेश सर कह रहे हैं कि ये एक अच्छी पिक है जो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में मदद करती है। थैंक यू सो मच कल्पेश सर। आपके 3 हॉलमार्क जो रहते हैं ग्रेट इन्वेस्टमेंट के, मुझे लगता है वो हमें ज़रूर रिमाइंड करना चाहिए। सर कहते हैं सुपीरियर रिटर्न, लो रिस्क, long duration, but we fall in the trap of just superior return, right? Yes. इसीलिए जब पिछले रिटर्न इंफीरियर होते हैं, अगर हम तब इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस ज्यादा है अगले रिटर्न सुपीरियर हो। तो ये काउंटर सिक्लिकल होता है, जब जब रिटर्न्स पिछले सुपीरियर होते हैं आगे के रिटर्न इंफीरियर हो जाते हैं। और इसीलिए करेक्शन में इन्वेस्ट करना जरूरी है और So लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना by जरूरी that way, this is the right time. है। स्टार्टिंग ऑफ द राइट टाइम, आई वुड से। Okay, thank you so much. Happy Diwali to you, sir, once again. And आपने समय निकाला मनी 9 के दर्शकों के लिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। आपको भी हैप्पी दिवाली और आपके सब दर्शकों को थैंक यू वेरी मच। ओके, सो जीएसपी के एफडी और सीईओ कल्पेश पारक कहते हुए कि ये शुरुआत है अच्छे समय का। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यही समय है, निवेश कीजिए और अगली दिवाली नहीं बल्कि 10 साल तक की दिवाली तक के लिए इंतज़ार कीजिए बेहतर रिटर्न पाने के लिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के शो में इतना ही। नमस्कार।